सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम जो हमारा पेपर है 10th क्लास का उसका रिवीजन कर रहे थे। हम बहुत सारे प्रश्न हल करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी से हो जाए और आपको अच्छे से प्रश्न हल करने आ जाए। तो इससे हम पहले बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। ये आज समास की वीडियो है कि समास का प्रश्न आपको पेपर में कैसे हल करना है। तो बेटा इसके साथ ही आपको सिलेबस का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके पेपर में सिलेबस क्या है। जैसे समास आपके पेपर में 3 आ रहे हैं, ठीक है। अब की बार अव्ययभाव समास नहीं आ रहा है, लेकिन अव्ययभाव समास हमेशा पेपर में होता है। तो अब की बार आपके है बहुव्रीहि नहीं आ रहा है, अव्ययभाव तो आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, अव्ययभाव, तत्पुरुष और द्वंद्व 3 समास हैं आपके सिलेबस में। तो ये जो प्रश्न है वो अव्ययभाव समास के ऊपर है। इसके साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज आपको टाइम से मिल सके। तो इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं हम। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम वा कृत्वा लिखत है कि नीचे वाक्य लिखा हुआ है, ये वाक्य है यहाँ पे, और इस वाक्य में रेखांकित पद का समास या विग्रह करना है। अब इसमें रेखांकित तो है नहीं, मैं बता दूंगी, रेखांकित मैं कर दूंगी, ठीक है। तो वाक्य है सर्वेषाम एवं महत्वम विद्यते यथा समयम, कि समय के अनुसार सभी का अपना अपना महत्व होता है। तो यहाँ पे आपको समास करना है यथा समयम का। अब बेटा ये अव्ययभाव समास का है शब्द। तो अव्ययभाव समास में 6 ही शब्द आपको याद करने होते हैं। कौन कौन से? यथा, अनु, उप, सह, निर, प्रति, ये 6 ही शब्द हैं। उन इन 6 शब्दों का आपको अर्थ पता होना चाहिए। अव्ययभाव समास की बहुत अच्छी वीडियो हमने बनाई है, आप प्लीज जाके वो देख लीजिए ताकि आपको समास अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे यथा समयम, अब इसमें यथा समयम देखते आपको क्या लग रहा है कि आपको यहाँ पे यथा शब्द दिखाई दे रहा है, ठीक है। यथा शब्द यहाँ पे है, तो यथा का अर्थ क्या होता है? यथा समयम का समास करना है और आप इस शब्द को देखो। अव्ययभाव समास जो होता है ना बेटा, अव्ययभाव समास में पहला शब्द अव्यय होता है, ठीक है, और यथा अव्यय है, ठीक है। पहला शब्द आप ध्यान से देखेंगे, अव्ययभाव समास में पहला शब्द अव्यय होता है और यथा, उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसका अर्थ क्या है यथा का? यथा का अर्थ होता है एक तरह से सामर्थ्य, कि जितना सामर्थ्य है उतना, और संस्कृत में उसको क्या कहते हैं? अनअतिक्रम्य। आप इन सब का संस्कृत में अर्थ याद कर लो जो मैंने 6 शब्द बताए, ठीक है। यथा का अर्थ होता है अनतिक्रम्य। अगर अब तक नहीं किया तो इस प्रश्न को दिमाग में बैठाना, प्रश्न गलत नहीं होगा। यथा का अर्थ होता है अनतिक्रम्य, ठीक है। 6 शब्द मैंने बताए, 6 को दिमाग में रखो, ठीक है। अब इसका अर्थ आपको पहले शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। अब जब आप समास करोगे तो समयम को पहले लेके आओगे और यथा के अर्थ को बाद में लेके आओगे जब आप विग्रह करोगे इसका, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, समयम को पहले लाओ और यथा का अर्थ बाद में लिखेंगे हम। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 ऑप्शन है, समयम, यथा। तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि यथा यूं का यूं लिख दिया, यथा का अर्थ आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। यथा समयः भवति, ये गलत है क्योंकि यथा को आगे ही रख दिया, नहीं ये बाद में जाना था। फिर है समयम अनतिक्रम्य, ये आपका सही ऑप्शन है क्योंकि समयम को आगे ला रखा है इसमें और यथा का अर्थ बाद में लिख रखा है, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें समास करना होता है। अगला है आपका समयम प्रति। तो प्रति तो खुद ही एक अव्यय शब्द है और प्रति यथा का अर्थ नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो गए ऑप्शन आपका सही है इसमें। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला शब्द आपका तत्पुरुष समास का है। यहाँ पे ये वाक्य लिखा हुआ है, मंत्री वाची पटु अस्ति। मंत्री जो है ना वो वाची यानी कि वाणी में, बोलने में, पटु अस्ति निपुण है, पटु है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वाचा पटुहु, वाक पटुहु, वाच पटुहु, वाक पटुम, ठीक है। तो अब ये जो है ना ये तत्पुरुष समास है। अब इसमें आपको क्या करना होता है तत्पुरुष समास में? देखिए पहचान कैसे होगी, 3 समास है ना, द्वंद्व समास में च मिलेगा, अगर च नहीं होगा तो मूल शब्द होंगे 3-4, ठीक है, मूल शब्द होंगे द्वंद्व समास में। अव्ययभाव समास में मैंने 6 शब्द बताए आपको, यथा, अनु, सह, निर, प्रति, यथा। ये शब्द होंगे, या तो ये खुद होंगे या इनका अर्थ होगा, जो कि हमने अव्ययभाव समास की वीडियो में बहुत अच्छे से कराया, प्लीज वो आप देख लीजिए। अब ये तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष समास कैसे होता है? तत्पुरुष समास में 2 शब्द होंगे, पहले शब्द में विभक्ति लगी होती है, दूसरा शब्द मूल होता है,
ठीक है। विभक्ति मतलब जैसे बालक का शब्द रूप है तो मूल शब्द बालक है, लेकिन बालक के शब्द रूप का रूप चलता है बालक है, बालको, बालका, इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पे वाची मतलब वाणी में, पटु मतलब पटु है, निपुण है। अब वाची का मूल शब्द क्या है? वाक होता है। ठीक है। जैसे बालकम, अगर मैं बोलूं बालकम, बालकम में मूल शब्द क्या है? बालक है। इसी तरह से वाची मतलब वाणी में का मूल शब्द क्या है? वाक है। तो अब वाक शब्द जहां पे भी है पहले तो उस ऑप्शन को रखो। ठीक है। और तत्पुरुष समास कैसे करते हैं? यहीं पे रहेगा, कहीं पे भी इसको चेंज नहीं करते हैं तत्पुरुष समास को, जहां होता है वहीं रहता है। कैसे? जैसे वाची है तो ये यहीं रहेगा, पटु यहीं रहेगा। जैसे अव्ययभाव समास में क्या हुआ था? पहले वाला बाद में और बाद वाला पहले हो गया था, लेकिन तत्पुरुष समास में ऐसा नहीं होता है। बस आपको विभक्ति हटा करके मूल शब्द लिखना है, रहेंगे अपनी जगह पे। तो वाची का मूल शब्द आप लिखोगे यहाँ पे वाक, और फिर पटु को यूं का यूं जोड़ दोगे। ठीक है। वाक पटुहु, इस तरह से आपका शब्द होगा। तो अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में? वाचा पटुहु गलत है, क्योंकि इसमें फिर से विभक्ति लगा दी तृतीया, तो ये गलत हो गया। ख ऑप्शन वाक पटुहु, ये आपका सही है। ग ऑप्शन है वाच पटुहु, ये गलत है, क्योंकि मूल शब्द वाच नहीं है, वाक है। वाक मतलब वाणी। अगला है वाक पटुम, ये भी गलत है, क्योंकि वाक पटुम में विभक्ति लगा दी, लेकिन यहाँ पे पटुहु विसर्ग है। मतलब जब ये समास करते हो ना तत्पुरुष समास, तो केवल पहले शब्द में परिवर्तन होता है, दूसरा शब्द जैसा होता है सेम टू सेम लिखा जाएगा। जैसे पटुहु है ना, तो पटुहु सेम टू सेम लिखेंगे, पटुम नहीं लिख देंगे। तो आपका ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला प्रश्न है आपका, वसंते आगते पिकः च काकः च तयोः कः भेदः, कि वसंत आने पर कोयल और कौवे में क्या भेद होता है? तो आपको यहाँ पे इसका समास करना है। ठीक है। समास करना है, अलग अलग नहीं करना, समास करना है। देखिए आप च लगा हुआ, च देखते ही आपको पता लग जाएगा कि ये द्वंद्व समास है, और इन दोनों को आपको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो दो शब्द है, दोनों पुल्लिंग है। जब दो होंगे तो द्विवचन में आ जाएंगे। ठीक है। और तीन होंगे तो बहुवचन में आ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, पिक काकऊ, पिक काके, पिक काकम, पिक काकयो हो। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन सही होगा पहला, पिक काकऊ। ठीक है। क्योंकि दोनों पुल्लिंग शब्द हो गए, तो पिक है चाहे काका है चाहे पिक काकऊ। पिक काके नहीं होगा, नपुंसकलिंग नहीं है। पिक काकम नहीं होगा क्योंकि द्वितीय विभक्ति नहीं है, प्रथमा है। पिक काकयो हो नहीं होगा क्योंकि षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति नहीं है। तो आपका जो आपका क ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये फिर से अव्ययभाव समास का प्रश्न है। मुनि ही गंगायाः समीपम तपः करोति, मुनि जो है ना वो गंगा के समीप तप करता है। तो आपको गंगायाः समीपम का समास करना है। अब देखिए बेटा, अव्ययभाव समास में मैंने 6 शब्द बताए, 6 का अर्थ होना आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है गंगायाः समीपम, गंगा के समीप। जो ये समीप है ना, समीप किसका अर्थ है? उप का। ठीक है। उप का अर्थ है ये, और अव्ययभाव समास में विशेष रूप से आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि उप आपके सिलेबस में है, और उप का अर्थ आपको पता होना चाहिए। उप का अर्थ होता है समीपम, जब आप समास का विग्रह करते हो। ठीक है। तो और गंगा यहाँ, ठीक है, गंगा यहाँ मतलब गंगा के समीपम मतलब पास में। अब आप जब इसका समास करोगे तो उप को पहले लेके जाओगे और गंगा को बाद में लेके जाओगे। ठीक है। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब आप क्या करोगे इसको, अब आप इसका समास करोगे तो आप क्या करोगे, जिसमें उप पहले है, तो उप 3 ऑप्शन में है। देखिए, तो घ वाले ऑप्शन में उप नहीं है, तो आप इसको काट दो। ठीक है। अब आपके पास 3 ऑप्शन बच गए, उपगंगम, उपगंगा और उपगंग है। आपका सही ऑप्शन क्या होगा? क वाला होगा। कारण क्या है? इसमें लिखा है गंगम। देखो, अव्ययभाव समास जब भी होगा तो आप क्या करेंगे, अगर विग्रह दिया है, आप उसका समास कर रहे हो, तो पहले तो बाद वाले शब्द का अर्थ पहले लिखो और पहले वाले शब्द को बाद में लेके जाओ। उसके बाद क्या करोगे, जो आपने जोड़ा विग्रह मतलब समास किया, समास मतलब दोनों शब्दों को जोड़ दिया। ठीक है। एक होता है अलग अलग करना, जैसे पहला ही प्रश्न में हमने यथा समयम में अलग अलग किया है, क्योंकि दोनों एक थे, लेकिन यहाँ पे गंगा या समीपम दोनों अलग अलग लिखे हैं। आप उसको जोड़ोगे, और जब जोड़ोगे तो आप उसको नपुंसकलिंग बनाओगे। उप को तो सेम टू सेम लिखेंगे। अब जो गंगा शब्द है ना, गंगा शब्द को नपुंसकलिंग बनाओगे। नपुंसकलिंग बनाने के लिए क्या करते हो, पीछे अम लगाते हो, जैसे पुस्तकम, पत्रम, अम लगता है ना, ऐसे अम लगा करके, मैं लगा करके आप उसको नपुंसकलिंग बनाएंगे। ठीक है। तो आपका हो जाएगा शब्द उपगंगम, इसलिए आपका क ऑप्शन सही होगा। चलो अगला देखते हैं। आगे है पर्यावरण प्रदूषणेन
धरातलम समलम भवति, पर्यावरण के प्रदूषण से धरातल जो है वो समलम हो जाता है, मतलब मल से भर जाता है। स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे समलम का आपको क्या करना है, समास करना है। और मैंने 6 शब्द बताए, अव्ययभाव समास है यहाँ पे। अब 2 है यहाँ पे, स और मलम। स का अर्थ यहाँ पे है सह, ठीक है, सह मतलब साथ में, मलम मतलब मल, मल जिसके साथ में, यानी कि मल से वो भर गया, मलिन हो गया, ठीक है। तो स किसके लिए आया यहाँ पे, सह के लिए आया, ठीक है। और मलम शब्द है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी सह शब्द होता है तो सह शब्द के साथ तृतीय विभक्ति लगती है। सह शब्द के साथ क्या लगती है, स का मतलब है यहाँ पे सह। जहां पे भी आप समास में इस तरह से अकेला स देखो शब्द के आगे, तो आप उसका मतलब समझ लेना कि वो सह है। और सह का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे तृतीय विभक्ति होती है, क्योंकि जैसे आप कारक पढ़ते हो, विभक्ति पढ़ते हो, वाक्य निर्माण पढ़ते हो, तो आपको वहां पे बताया गया होगा कि सह शब्द जहां भी दिखाई दे, तो जिस सह का मतलब क्या होता है, साथ में, तो जिसके साथ कोई काम होता है उसमें तृतीया लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, सह के साथ तृतीया, यानी कि तृतीया कैसे रूप चलता है, बालकेन बालकाभ्याम बालकई, एन लग करके होता है। तो अब क्या करना है, स का जो शब्द है उसको बाद में ले जाओ, सह को, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है, मल है, ठीक है। और मल में आप तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो मलेन, ठीक है। और आप मलेन का क्या लिखोगे, आप सह का मलेन, सह का यहाँ पे सही अर्थ आप लिखोगे सहितम, मलेन सहितम, यानी कि मल से वो मतलब युक्त है, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, मलेन सहितम, ठीक है। ये आपका सही ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लता तरु गुल्माः नो भवन्तु पिष्टः, ठीक है। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टः, यहाँ पे आपको लता तरु गुल्माः का समास करना है। और आपको बेटा साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखो मान लो यहाँ पे नहीं पता लग रहा ना शब्द को देख के कि यहाँ पे कौन सा समास है। देखो अव्ययभाव समास में तो 6 शब्द मैंने आपको बार बार बताया, दिमाग में रखो, उनका अर्थ रखो, देखते ही पता लग जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, द्वंद्व समास में मैंने क्या बताया, च देख के पता लग जाएगा, ठीक है। तो या तो च यहाँ पे लिखा होगा जो यहाँ पे शब्द होगा, या च फिर ऑप्शन में लिखा होगा। अब देखो आपको ऊपर लता तरु गुल्माः में तो नहीं है च, लेकिन नीचे च लिखा हुआ है, ठीक है, सारे ऑप्शन में। तो च को देखते आपको पता लग गया कि यहाँ पे द्वंद्व समास की बात हो रही है, ठीक है। और अब क्या करोगे आप, कैसे करते हो, हर एक शब्द को अलग अलग कर दोगे, ठीक है। अब कैसे करोगे, 3 है यहाँ पे, लता मतलब बेल, तरु मतलब पेड़, गुल्मा मतलब झाड़ियां, और ये बहुवचन है, तो सबको आप क्या करेंगे, बहुवचन बना देंगे, ठीक है। लता का बहुवचन क्या होगा, लताहा, लताहा। तरु का क्या होगा, तारवह। और गुल्मा का क्या होगा, गुल्माहा। ये तो लास्ट में ऐसे ही लिखा हुआ है। अब हर एक के पीछे आपको क्या लगाना, च लगाना है जब आप विग्रह करोगे। लताहा च, तरवह च, गुल्माह च, क्योंकि संस्कृत में द्वंद्व समास करते हो तो हर एक शब्द के पीछे च लगाना होता है, च का अर्थ होता है और। अब आपने लगा दिया, मतलब ये 3 शब्द थे यानी कि बहुवचन थे, तो आपने सबको बहुवचन बनाया पहले, लताहा च, तारवह च, गुल्माह च। अब आप क्या करेंगे, जब भी विसर्ग के बाद च आता है, जब भी विसर्ग के बाद च आता है, आप उस विसर्ग को श बनाएंगे, तो आपका ये जो विसर्ग है ये श बन जाएगा, ये सलगम वाला श, जिसको आप तालव्य शकार बोलेंगे। तालव्य क्यों, क्योंकि जब इसको बोलते हैं तो जीभ तालु पे लगती है, ठीक है। लताश्च, तरवश्च, गुल्माश्च, ये ऑप्शन जहां भी है आप उसको टिक कर दो, ये ग वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो आपका ग वाला ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार हमने ये 5 से 6 प्रश्न समास के हल करने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।